अपनापन। सुमित्रा जी अपनी बेटी रश्मि को रसोई में देखकर बोलीं, तू रसोई में क्या कर रही है? अभी अभी तो तू कॉलेज से थक कर आई है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं कुछ बना देती हूँ, या बहू से कहती हूँ कि तेरे लिए कुछ बना दे। रश्मि बोली, मम्मी मुझे भूख नहीं लगी, भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उनके पैरों में मालिश करने के लिए तेल गरम कर रही हूँ। यह सुनकर सुमित्रा जी बोली कि क्या तू पागल हो गई है जो अपनी भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? अपनी माँ की बात सुनकर रश्मि उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। माँ, यह तुम क्या कह रही हो? रश्मि जी बोली, चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में, सुमित्रा जी तेज़ आवाज़ में बोली। लेकिन रश्मि अपनी माँ की बात को अनसुना करके भाभी निवेदिता के कमरे में चली गई। रश्मि को समझ आ रहा था कि माँ बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन पहले तो वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब से भाभी आई हैं, ना जाने माँ को क्या हो गया है। माँ भाभी की हालत अच्छे से जानती हैं, फिर भी ना जाने क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। रश्मि अपनी भाभी के पैरों की मालिश करके अपने कमरे में आ गई। आज रश्मि ना जाने क्यों अपने बचपन की यादों में खो गई। उसे अपनी माँ के साथ किया हुआ अपनी दादी का बर्ताव याद आ गया। क्या बहू, अभी तक मुन्ना भूखा है और तू अपनी बेटी को दूध पिला रही है? माँ जी, मुन्नी अभी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी, इसलिए सोचा पहले इसे दूध पिला दूँ, फिर मुन्ने को खाना खिला दूँगी। दादी बोली, अरे तू कैसी पागल औरत है, लोग पहले अपने बेटे के लिए सब कुछ करते हैं, बाद में बेटियों के लिए। दादी अक्सर इसी प्रकार की बातें करती थी जो कि माँ को कभी भी पसंद नहीं आती थी। और तब से आज तक सुमित्रा जी ने कभी भी बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं किया। वे तो अक्सर यह बोलती थीं कि देखना, मैं अपनी बहू को बेटे से भी ज़्यादा लाड प्यार करूँगी, क्योंकि बेटा तो अपना ही होता है, उससे वैसा ही प्यार रहेगा। परंतु बहू तो दूसरे घर से आएगी ना, उसे प्यार सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वह मुझे भी अपनी माँ समझेगी। लेकिन ना जाने क्यों जब से भाभी आई हैं, तब से माँ सासू माँ वाले रूप में ज़्यादा रहने लगी हैं। वह यह बात भी अच्छी तरह जानती हैं कि भाभी माँ बनने वाली है, फिर भी ना जाने क्यों भाभी के प्रति माँ का व्यवहार इतना रूखा और कठोर क्यों है। कुछ सोचकर रश्मि अपनी माँ के कमरे में गई और उनसे पूछने लगी कि माँ, क्या तुम सचमुच हमारी पहले वाली माँ ही हो? सुमित्रा जी ने कहा, हाँ मैं तो तुम्हारी माँ ही हूँ, लेकिन तुम मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रही हो? रश्मि बोली, नहीं माँ, मैं देख रही हूँ कि भाभी के आते ही तुमने माँ का चोला तो उतार कर फेंक दिया है और सास वाला चोला पहनकर बैठ गई हो। तुमने तो कभी भी अपने बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं किया, तो बहू के आते ही उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जबकि दादी के ऐसे दोगले व्यवहार को आपने कभी भी पसंद नहीं किया। और मुझे अच्छे से याद है, आप सदा कहती थीं कि मैं बहू को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, उसे कभी भी दुख तकलीफ़ में अकेला नहीं छोड़ूंगी। रश्मि की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, तू मुझसे ऐसे फालतू के सवाल मत कर। और बात को टालने के लिए सुमित्रा जी उठकर अपनी अलमारी की सफाई करने लगी। तब रश्मि बोली कि नहीं माँ, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। आप तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थीं और आज खुद ही इतना भेदभाव कर रही हो। और ऊपर से आपने भैया को भी भाभी की कोई मदद करने के लिए मना कर दिया है। अब वह अपने छोटे छोटे काम भी भाभी से ही करवाते हैं। क्या भाभी की हालत देखकर भी आपको उन पर दया ममता नहीं आती? आज मैं आपके इस बदले हुए व्यवहार का कारण जानकर ही दम लूँगी। तब रश्मि जी बोली, देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई, तू जिस घर में जाएगी वहाँ पर तुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो हमारा समाज है, महिला और पुरुष को कभी भी बराबरी का हक नहीं देता।
मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँगी बेटे और बहू को बराबर समझने की, लेकिन यह समाज इतने ताने मारेगा कि मैं चाह कर भी अपनी इस सोच को बरकरार नहीं रख पाऊँगी। और अच्छा है कि अब तू भी यह बात भली भांति समझ ले कि औरत चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, पैसा कमा ले, पर शादी के बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे उसका मन हो ना हो, फिर भी उसे काम करना पड़ता है। वहीं पति ऑफिस से आकर मज़े से टीवी देख सकता है, लेकिन अगर पत्नी की मदद करने लगे तो उसे जोरू का गुलाम बोला जाता है। मैं ऐसी बातें सुन सुनकर थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं बहू को बेटे के बराबर दर्जा नहीं दे पाई। सुमित्रा जी अलमारी में कपड़े रखते हुए बोली कि अब तू भी मुझे और कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। तब रश्मि बोली कि माँ, तुम सही कह रही हो, मैं तो भूल ही गई कि हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेदभाव को भला कहाँ मिटने देगा। और आप तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, आप आखिर क्या कर सकती हो। अच्छा माँ, एक काम करो कि या तो मेरी भी शादी करवा दो और या फिर मुझे नौकरी करने दो, क्योंकि इतना पढ़ लिख कर ससुराल वालों की जी हजूरी करने से तो अच्छा है कि मैं नौकरी ही करूं। रश्मि की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, तू यह क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बेटियों को भी कोई अपने घर रख पाया है? तब रश्मि बोली कि माँ, यह कैसे हो सकता है कि मैं नौकरी भी करूं और ससुराल वालों की जी हजूरी भी करूं। लेकिन अगर आप समाज में कोई उचित बदलाव लाना चाहती हैं तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। आपको देखकर मुझ में और भाभी में भी हिम्मत आ जाएगी। कम से कम आप औरत होकर तो औरत का दर्द समझो। अगर घर के कामों में भैया भी भाभी की कुछ मदद कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाभी भी तो अकेले ही सब कुछ करती हैं। वह तो ऐसा नहीं सोचती कि वह भी रमेश भैया जितनी ही पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने भी एक ही जगह एक ही पैकेज की नौकरी की है, फिर रमेश भैया को आराम और मुझे इस हालत में भी काम क्यों करना पड़ रहा है। दोनों मिलकर अगर काम कर लेंगे तो इसमें भला क्या बुराई है। मुझे भी अगर ऐसा ही परिवार मिल जाए तो मैं भी शादी के लिए मना नहीं करूँगी। लेकिन अगर मुझे शादी के बाद भी मेरे मायके जैसा ससुराल ही मिलना है तो मैं शादी नहीं करूँगी। इतना बोलकर रश्मि अपनी माँ के कमरे से निकल गई। कुछ देर विचार करने के बाद सुमित्रा जी ने रश्मि को आवाज़ लगाई, रश्मि, जल्दी से भाभी के कमरे में आ जा। बड़े ही अनमने मन से रश्मि अपनी भाभी के कमरे में गई तो देखा कि सुमित्रा जी बड़े प्यार से चाय और नाश्ता लेकर उसकी भाभी के साथ कमरे में बैठकर चाय पी रही हैं। निवेदिता ने कहा, मम्मी जी, आपने क्यों चाय बनाई? मुझे कहा होता, मैं चाय बना देती। तब सुमित्रा जी बोली कि मुझे करने दे बेटा, नहीं तो मेरी यह बेटी ससुराल नहीं जाएगी। ऐसा बोलकर सुमित्रा जी जोर से हंस पड़ी। तब रश्मि बोली कि रहने दो माँ, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कम से कम हम औरतें अपने घर में तो भेदभाव से बचे रहेंगे, तब बाहर भी हिम्मत से खड़े रहना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह पहली कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल कथाएं और कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।